बताते हैं कि आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 200 साल पहले बच्चे किस तरीके से रहते होंगे। उन दिनों में ज़्यादातर गर्ल्स जो है मिडिल क्लास की, मतलब सॉरी, आज के टाइम पर नाउ डेज ज़्यादातर जो मिडिल क्लास की गर्ल्स हैं, ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और वो लड़कों के साथ क्लास में पढ़ती हैं। जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना। और हमने ये देखा है कि हम लोग पहले स्कूल जाते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं और उसके बाद जॉब लेते हैं। और लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं कि पहले उन्होंने पढ़ाई करी, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह गई और फिर जॉब करी। और फिर एडल्ट्स जब होते हैं 18 की एज से पहले, अभी तो 18 की एज के बाद मैरिज कर सकते हैं। अब शायद लॉज में कुछ बदलाव आ जाए समय के साथ साथ, तो मे बी और ज़्यादा एज बढ़ा दी जाए। तो दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। तो एडल्ट होना ज़रूरी है लीगली मैरिज करने के लिए। लॉ के अकॉर्डिंग वो किसी से भी शादी कर सकती हैं लड़कियां, चाहे वो किसी, मतलब लड़की किसी भी लड़के से शादी कर सकती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। और विडोज़ यानी कि जो विधवा हैं वो पुनर्विवाह मतलब दोबारा से शादी कर सकती हैं। सारी की सारी विमेन मैन के तरह ही वोट देती हैं और इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स ये राइट्स जो हैं ये एक्चुअली हर किसी के पास नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ये राइट्स है पढ़ने का, फिर उसके बाद जॉब करने का। राइट्स तो सबके पास है, मगर हर कोई इन राइट्स को अवेल नहीं कर पाता, मतलब इनका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ज़्यादा जैसे कि जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। पुअर जो हैं उनके पास लगभग आज के टाइम पे तो काफ़ी एक्सेस आ गई है एजुकेशन की, बट फिर भी बहुत ही पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो, एंड इन मैनी फैमिलीज़ विमेन कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ में विमेन मतलब गर्ल्स के पास कोई हक नहीं होता कि अपने हस्बैंड को खुद चूज़ करे, जो फैमिली मतलब उनके लिए ला देती है या फिर उनको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ऐसा भी आज भी हमारे समाज में चलता है 200 ईयर्स अगो, है ना। आज का समाज बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हमारे पास एज अ फैमिली, एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, बहुत ज़्यादा हमें आज़ादी मिल चुकी है। आज से 200 साल पहले ना ही पढ़ने की आज़ादी थी, ना ही अपने तरीके से जीने की आज़ादी थी। आज बहुत बदलाव आ चुके हैं। लगभग 200 साल पहले चीज़ें बहुत अलग थी। ज़्यादातर चिल्ड्रन, ज़्यादातर जो है ना 5 साल, 6 साल, 10 साल, 11 साल, मतलब आप समझ लो 11-12 साल की बच्ची की तो शादी होनी ही होनी है। छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर दी जाती थी। और बोथ हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, उसमें दोनों धर्मों के आदमी जो हैं वो एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे। आज तो कोई हिंदू मैंने एक से ज़्यादा वाइफ रखे तो वो इलीगल होता है ना। उस समय पर कोई भी, सब मतलब सारे आदमियों को परमिशन थी कि वो कितनी भी वाइफ्स रख सकते हैं, कितनी भी शादियाँ कर सकते हैं। कुछ पार्ट कंट्री के ऐसे थे जहाँ पे विडोज़ वर प्रेज्ड। विडोज़ मतलब जो होती है विधवा, उनको प्रेज़ किया जाता था, मतलब उनकी तारीफ़ें होती थी कि अगर वो अपने पत्नी, जैसे कि पत्नी है, उसका पति मर गया है, अगर पत्नी अपने पति की चिता में जिंदा जल जाए तो बहुत ही उसको अच्छा माना जाता था, उसकी तारीफ़ें की जाती थी और कहा जाता था ये तो सती है। सती की पिक्चर जो है यहाँ पर ड्रॉ की गई है। तो एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो कि It was one of the many pictures of Sati painted by European artists who came to India. The practice of Sati was seen as evidence of barbarianism of the East. तो practice of Sati मतलब एक औरत को जिंदा जला देना उसके पति के चिता में एक बहुत ही बर्बर और एक बहुत ही ख़राब चीज़ की तरह देखा गया यूरोपियंस के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। आप खुद सोचिए, एक औरत को जिंदा जलाया जा रहा है और लोग खड़े हुए देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। इस तरीके के रिचुअल्स हमारे देश में हुआ करते थे। आज तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। और विमेन जो कि मरती ही इस तरीके से, उनको सती कहा जाता था और कहा जाता था ये तो वर्चुअस वुमेन है, ये तो बहुत ही अच्छी औरत है। विमेन के पास प्रॉपर्टी का कोई भी राइट नहीं था। बिसाइड ज़्यादातर वुमेन जो हैं वर्चुअली उनके पास कोई, मतलब हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई तो औरतें कर ही नहीं सकती थी। कई सारे पार्ट देश के ऐसे थे, वो ऐसे समझते थे कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी, मतलब पढ़ेगी तो उसका पति मर जाएगा। इस तरीके की बातें बहुत सारे भाग में, बहुत सारे एरियाज़ में हमारे देश के समझी जाती थी, मानी जाती थी। और डिफरेंस जो है मेन और विमेन का, वो सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं था। मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट, मतलब एक इंसान को सिर्फ औरत या आदमी के बीच में ही नहीं बांट रखा था, बल्कि कास्ट के बीच में भी। खैर कास्ट का सिस्टम तो आज भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे देश में, और आज से 200 साल पहले तो सोचिए कितना ज़्यादा होगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय को अपर कास्ट माना जाता था, और बाकी सारे जो व्यापारी ट्रेडर्स होते थे या फिर मनी लेंडर्स होते थे, जिनको हम वैश्य कहते हैं, उनको ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे रखा जाता था। जैसे कि हमारे
हिंदू धर्म में 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मतलब कहते थे, ऐसा माना जाता था पहले कि भाई जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय हैं ये तो ऊंचे हैं, और जो वैश्य और शूद्र हैं, मतलब वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों के नीचे हैं, और शूद्र तो बिल्कुल ही नीचे हैं, वो तो मतलब बात ही नहीं करनी चाहिए उनसे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, उनको अपर कास्ट मानते थे, और ट्रेडर्स, व्यापारी, मनी लेंडर, वो वैश्य, उनको ब्राह्मण क्षत्रियों से नीचे माना जाता था। और पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, वीवर्स, पॉटर्स, इनको हम लोग क्या यार, हम लोग तो मतलब आज के समय पे तो ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। पहले ज़माने में इनको शूद्र कहा जाता था। जो वीवर्स मतलब बुनकर होते थे या फिर घड़ा बनाने वाले होते थे, इन सबको कहा जाता था शूद्र हैं ये। और एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज़ and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting। तो मतलब कुछ ऐसी जॉब्स भी होती थी, सबसे नीचा उनको समझा जाता था, जो अपर कास्ट समझती थी ये तो बहुत ही गंदा काम है, जैसे कि टॉयलेट साफ़ करने का काम, नालियाँ साफ़ करने का काम। और अपर कास्ट कहती थी कि भाई ये तो हमें पोल्यूट कर देंगे, अगर ये हमारे आसपास भी आ जाएंगे हमें गंदा कर देंगे। और इससे क्या होता था, इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। तो इसका मतलब ये ऐसा मानते थे कि अगर अपर कास्ट, लोअर कास्ट जो बिल्कुल नीची कास्ट है, जैसे कि जिनको अनटचेबल या फिर अनटचेबल ही कहा जाता था, कि अगर ये आसपास आ गए ना हाई कास्ट के, तो हाई कास्ट वाले पर्सन की भी जाति लूज हो जाएगी, जाति ख़त्म हो जाएगी। तो अपर कास्ट जो थे ना, वो अनटचेबल्स को बहुत ही मतलब treated the upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable। मतलब छुआछूत के होते ना, छुआछूत की जो वो है प्रथा थी, वो अनटचेबल्स जो बिल्कुल नीचे काम करते थे, साफ़ सफाई करने वाले, उनको बहुत बुरा समझा जाता था। उनको टेम्पल्स में आना भी अलाउड नहीं था, उनको कुएं से पानी भरना भी अलाउड नहीं था। जहाँ पर अपर कास्ट के लोग जिस कुएं से पानी भरते थे ना, उस कुएं से अनटचेबल लोग पानी नहीं भर सकते थे। और तालाबों में नहाने की मनाही थी, जहाँ पर अपर कास्ट नहाते थे। और दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स। तो जो अनटचेबल्स थे उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स की तरह समझा जाता था, कि मतलब ये तो निचले दर्जे के वो हैं, ह्यूमंस है। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव स्लोली चेंज। तो 19th और 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। तो 19th 20th सेंचुरी में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे। तो वर्किंग टुवर्ड चेंज, कैसे कैसे बदलाव आए। अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होते थे कि जो सोशल कस्टम्स हैं, प्रैक्टिस हैं, ये मतलब इनका नया करेक्टर आना चाहिए, इनमें बदलाव आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इतने ज़्यादा 19th और 20th सेंचुरी में इतने ज़्यादा जो बदलाव आ रहे थे, वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ था। जैसे कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे कि मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप फ़ोन पे बात करते हैं, आप इंटरनेट चलाते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, है ना, ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, वो आपको बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन, लीफलेट्स और पैम्फलेट्स ये प्रिंट हुए। तो 19th एंड 20th सेंचुरी में किताबें छपने लगी, मैगजीन्स छपने लगी, और वो पैम्फलेट्स होते हैं ना, वो जो पर्चे बांटते रहते हैं, ये सब छापे जाने लगे। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, ऐसी किताबें जो हाथ से लिखी जाती थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। और ये जो प्रिंटेड किताबें थी काफ़ी सस्ती होती थी, इसलिए ऑर्डनरी लोग भी इनको पढ़ सकते थे और कुछ भी लिख सकते थे और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी ही भाषा में। सारे के सारे इश्यूज़ जो चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, इनके बारे में डिबेट होने लगी। डिबेट का मतलब है बातचीत होने लगी और डिस्कस करने लगे। डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स विमेन एज वेल। आदमी औरत इनको डिस्कस करने लगे। नए नए शहरों में डिस्कशंस जो हैं काफ़ी बड़ी पब्लिक तक पहुंचते थे एंड कुड बिकम लाइन टू मूवमेंट्स ऑफ सोशल चेंज। मतलब इतने ज़्यादा बदलाव भी आ जाते थे समाज में कि मतलब इतनी ज़्यादा किताबें लिखी गई, न्यूज़पेपर्स में लिखा गया, इतने लोगों ने पढ़ा तो लोगों के मन में बदलाव आया। फिर एक तरह से आंदोलन से खड़े हो जाते थे इनकी वजह से। तो दीज डिबेट्स वर often इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। तो ये डिबेट्स जो है वो स्टार्ट की गई थी काफ़ी सारे इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा, रिफॉर्म ग्रुप्स के द्वारा। वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन रॉय। तो एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने फाउंड किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, ये चीज़ ना आप लोग को मतलब याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। लेटर उसको पहले तो ब्रह्मो सभा कहा जाता था उसको, जो राजा राम मोहन रॉय ने
स्टार्ट किया था, फिर बाद में उसका ब्रह्मो समाज नाम हो गया था। कलकत्ता में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। पीपल जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनको रिफॉर्मर कहा जाता है। रिफॉर्मर क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में ज़रूरी बदलाव लेकर के आए और जो बुरी प्रैक्टिसेस थी उनको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परसुएडिंग पीपल। तो मतलब बेस्ट वे है कि भाई किस तरीके से ये जो बुरी बुरी प्रथाएं हैं, सती प्रथा जैसी, इनको ख़त्म किया जाए। तो उन्हें समझ में आया कि भाई लोगों को परसुएट करो कि भाई जो आपकी बुरी आदतें हैं इनको छोड़ो, ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ो और एक नया जीने का तरीका अपनाओ। तो परसुएट करो लोगों को कि आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, समाज के लिए गलत है और हर किसी के लिए गलत है, और उससे लोग मान जाते हैं। कई बार कानून बनाने पड़ते हैं, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज इन टू स्प्रेड, तो राजा राम मोहन चाहते थे कि एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो स्प्रेड हो कंट्री में, जिससे ग्रेटर फ्रीडम आए और इक्वालिटी आए वुमेन के लिए। तो देखिए वेस्टर्न कल्चर में वुमेन कंपैरेटिवली इंडियन कल्चर से या फिर ईस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। तो राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो पढ़ाई जाए हमारे देश में भी, ताकि वुमेन, औरतों को ज़्यादा आज़ादी मिले। उन्होंने लिखा था, ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। तो मतलब राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि किस तरीके से विमेन घर का सारा काम करती हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी किचन में ही रह जाती है और उनको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करने दी जाती है। ये राजा राम मोहन रॉय की पिक्चर है। अब चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज़, तो सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए काम किया था राजा राम मोहन रॉय ने। और राजा राम मोहन रॉय पर्टिकुलरली राजा राम मोहन रॉय वॉज मूव्ड बाय द प्रॉब्लम फेस्ड बाय विडोज इन देयर लाइव्स। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती। तो सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। राजा राम मोहन रॉय को बहुत सारी भाषाएं आती थी, संस्कृत, पर्शियन और लैटिन और बहुत फ्रेंच, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं इनको आती थी। इनको पॉलीग्लॉट बोला जाता है, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों। और उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा लिखते भी थे। इन्होंने अपनी राइटिंग से भी ये दिखाने की कोशिश की कि विडो को जिस तरीके से जलाया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। देयर वॉज विडो बर्निंग हैड नो सेंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट। जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें विडो बर्निंग को कहीं भी सही नहीं माना गया है। अर्ली 19th सेंचुरी में, एज वी हैव रेड चैप्टर 7 में पढ़ा था, कि काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था इंडियन ट्रेडिशंस को, इंडियन कस्टम्स को। तो ब्रिटिशर्स जब देखते थे यार किस तरीके से मतलब औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है, तो ये सब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे अंग्रेज़ हमें। और हमारे देश के लोगों ने भी कहा कि भाई ये सब चीज़ें सही नहीं है, जो गलत है वो गलत है। तो राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की। सती क्या है, मतलब पति अगर मर गया है तो पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जला दो, ये होता है सती। तो ये सारे कस्टम्स का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया। और राजा राम मोहन रॉय जो है वो काफ़ी रेप्यूटेड लर्नड मैन थे, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी रेपुटेशन वाले पर्सन थे, तो सब उनकी सुनने को भी तैयार थे। तो 1829 में सती बैन हो गई। तो ये ईयर भी आप लोग याद रख लीजिए कि सती बैन कब हुआ। सती बैन हुआ है 1829 में। द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स। तो स्ट्रैटेजी क्या थी राजा राम मोहन रॉय की? उन्होंने कहा, मतलब राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि भाई देखिए, पुराने ज़माने में सदियों से हमारे देश का जो कल्चर चला आ रहा है उसमें सती प्रथा तो कहीं भी है ही नहीं, तो आप क्यों कर रहे हैं? हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ है सती के बारे में। तो यही चीज़ बाकी सारे रिफॉर्मर्स, जैसे कि विडो रीमैरिज कराने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए पुराने ग्रंथों का सहारा लिया गया, लोगों को समझाने के लिए कि भाई हमारे समाज में ये सब होता था। आज जो कुरीतियाँ आ गई हैं ये पहले नहीं थी, इनको मत मानो। तो प्रैक्टिस जो थी पुराने ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय ने लोगों को आराम से समझा दिया। अब ये देखिए ज़रा हुक स्विंग फेस्टिवल, इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है ये। इसमें एक अजीब सी सफरिंग दी जाती है और क्या किया जाता है, स्किन में आपके हाथ में हुक घुसा दिए जाते हैं और फिर उसको लटका दिया जाता है। यूरोपियन ऑफिशियल्स ने देखा कि भाई ये भी बहुत ख़राब है। और किसके हुक लगाए जाते हैं? दलित्स, जो गरीब लोग हैं, अनटचेबल्स जिनको माना जाता है, उनके हाथों में हुक लगा के उनको लटका दिया जाता है कि भाई तड़पो। तो कितना बारबरिक और कितनी ख़राब चीज़ है। तो इसमें एडवोकेट ऑफ सती मतलब अपोनेंट ऑफ सती। एडवोकेट ऑफ सती का मतलब होता है कि सती के फेवर में कौन लोग थे और सती को नापसंद करने वाले। सती कोई लड़की नहीं है, सती है एक प्रैक्टिस जिसमें औरत को जला दिया जाता है। तो इसमें जो सती के कहते हैं कि सती सही है, ये कहते हैं कि वुमेन जो है ना बाय नेचर इन्फीरियर होती है, मतलब वुमेन के अंदर दिमाग कम होता है और वो कोई भी काम नहीं कर सकती हैं सही से, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर जो है मतलब अपने आप कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उनका कोई काम होता नहीं है दुनिया में, इसलिए उनको मर ही जाना चाहिए। और जो सती के अपोनेंट है वो कहते हैं कि आप
ने वुमेन को अपॉर्चुनिटी तो दी नहीं, आपने तो उन्हें पढ़ाया लिखाया ही नहीं, आपने उन्हें कोई घर के रसोई के अलावा उन्हें कोई काम करने ही नहीं दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वुमेन इन्फीरियर है। वुमेन को आप नॉलेज दें, विजडम दें और फिर उसके बाद आप तय करें। क्योंकि अगर कोई आपने किसी इंसान को पढ़ाया फिर वो रिजल्ट नहीं ला रहा है तो आप कह सकते हैं वो इन्फीरियर है या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है। बट आप किसी को बिना पढ़ाए कैसे कह सकते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो नहीं पढ़ता है ना। तो ये बात है। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि सती प्रथा का अंत किसके एफर्ट्स की वजह से हुआ। वो हुआ राजा राममोहन रॉय के एफर्ट्स के बाद, और लॉ लाया गया था 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए। अब आते हैं एक और रिफॉर्मर के बारे में जो हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उन्होंने भी जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट हैं, उन्होंने भी एंशियंट टेक्स्ट की हेल्प ली, पुरानी किताबों की या फिर पुराने ग्रंथों की हेल्प ली, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे देश में जो विधवा हैं उनका पुनर्विवाह हो सकता है, विडो रीमैरिज या फिर विधवा पुनर्विवाह किया जा सकता है। और ये सजेशन भी ब्रिटिश ऑफिशियल ने एक्सेप्ट कर लिया और लॉ पास कर दिया 1856 में विडो रीमैरिज को मतलब परमिट करने के लिए कि भाई विडोज़ रीमैरिज कर सकती हैं। और Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर and even boycotted him। तो कुछ लोग जिनको ये आइडिया बड़ा बुरा लग रहा था कि भाई विधवा दोबारा से शादियाँ कैसे कर सकती हैं, तो उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के इस आइडिया को बहुत ज़्यादा नकार दिया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि जो विडो रीमैरिज एक्ट कब लाया गया, 1856 में। और कमेंट में आप लोग बताएंगे मुझे कि सती एबॉलिशन एक्ट कब आया था। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था, तो वो भी याद रखना है। सेकेंड सेंचुरी के हाफ के बाद, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का जो बाद वाला टाइम था, और मूवमेंट चले कि विडो की दोबारा रीमैरिज होनी चाहिए अलग अलग पार्ट्स में। और तेलुगु स्पीकिंग वाला रीजन है मद्रास प्रेसिडेंसी का, उसमें वीरसलिंगम पंटुलू, ये बिल्कुल नाम याद रखिए, वीरसलिंगम पंटुलू, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई विडो रीमैरिज के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि रीमैरिज के लिए एसोसिएशन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में किसने बनाई थी, तो वीरसलिंगम पंटुलू ने ये एसोसिएशन बनाई थी। इसी टाइम अराउंड द सेम टाइम काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज्ड देमसेल्व्स टू वर्क फॉर द सेम कॉज। तो काफ़ी सारे और भी लोगों ने प्लेज किया कि हम विडो रीमैरिज के लिए काम करेंगे। नॉर्थ इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक एसोसिएशन बनाई आर्य समाज नाम की, ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। तो ये कौन थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिन्होंने ये सारा का सारा काम मेनली स्टार्ट किया था और जिनके एफर्ट्स की वजह से अंग्रेज़ों ने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था। फिर ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का काम था। अब इसके बाद आर्य समाज से कौन रिलेटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इससे पहले ब्रह्मो समाज था, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, वो की थी राजा राममोहन रॉय ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था आर्य समाज। तो देखिए जो DAV स्कूल्स होते हैं ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, वो इन्हीं के द्वारा स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश किए गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने भी सपोर्ट किया विडो रीमैरिज के आइडिया को। और काफ़ी सारे विडोज़ थी जो उन्होंने एक्चुअली मैरिज क्या हुआ ना, देखिए कि बहुत सारे एक्ट भी बन गया, बहुत लोगों ने काम भी कर लिया, बट बहुत ही कम ऐसी विधवा थी जिनकी दोबारा उस समय पर शादी हो पाई थी। Those who married were not easily accepted in society and conservative group continued to oppose the new law। तो जिनकी शादी हो भी जाती थी तो सोसाइटी में लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे, अपनाते नहीं थे। और जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो दकियानूसी विचारधारा के लोग थे, जो पुराने ज़माने की आइडियोलॉजी में जीते थे, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह को एक्सेप्ट नहीं किया। तो दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया आर्य समाज, इंपॉर्टेंट है 1875 में है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। तो इनिशियली हमने इसी चैप्टर में थोड़े इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो लड़कियां स्कूल जाती थी, या फिर बेसिकली आप यहाँ कहिए कि जो लड़कियां पढ़ती थी, तो कुछ इलाके ऐसे थे हमारे देश के, कहते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो उसका पति मर जाएगा। इस तरीके की बातें भी होती थी हमारे समाज में। तो गर्ल्स ने जाना शुरू करा। तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर की फ़ोटो है। काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स होते हैं सुधारवादी, जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं। काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स ने ये समझा कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में और काफ़ी सारे और रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे में लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट करे।
When the first school were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. 19th century के मध्य में, मतलब मिड 19th century के टाइम पर जब स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए, तो काफ़ी लोग ज़्यादा ना डरे हुए थे। उन्हें ये डर था कि लड़कियां जब घर से बाहर निकलेंगी तो किस तरीके से वो अपने जो घर के काम हैं, उनकी जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं, मतलब घर में बर्तन धोना, खाना बनाना, इस तरीके के जो काम है वो लड़कियाँ कैसे करेंगी। मोर ओवर, अब लड़कियों को स्कूल जाने के लिए पब्लिक प्लेसेस से भी गुजरना होगा। काफ़ी लोगों को लगता था कि इसका काफ़ी ख़राब असर पड़ेगा लड़कियों पर, मतलब लड़कियों पर करप्टिंग इफेक्ट पड़ेगा। अगर लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी, पढ़ेंगी, तो बहुत ही ख़राब उन पर असर पड़ेगा। और ये थ्रू आउट 19th सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा डिबेटेड इशू था कि लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए ना या नहीं। ज़्यादातर जो एजुकेटेड वुमेन थी उनको घर में ही पढ़ाया जाता था, उनके लिबरल फादर्स या फिर हस्बैंड्स के द्वारा। तो या तो लड़कियों को उनके पिता पढ़ाया करते थे, या फिर जिन लड़कियों की शादी हो जाती थी उनके पति उनको पढ़ाया करते थे। ज़्यादातर ऐसे ही होता था, या फिर कई बार लड़कियाँ खुद ही पढ़ लेती थीं, खुद ही शिक्षित हो जाती थी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है राज सुंदरी देवी का, जिसमें हमने पिछले साल पढ़ा था ना कि राज सुंदरी देवी ने खुद ही, मतलब उनके बेटे को जो एक टीचर पढ़ाने आते थे, उन्होंने अल्फ़ाबेट सीखे, फिर एक किताब से उन अल्फ़ाबेट्स को मिलाया, फिर जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखा। और शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। तो राज सुंदरी देवी, मतलब हमने पिछले साल 7th क्लास में पढ़ा था कि वो रात को अपना सारा का सारा दिन का काम निपटा करके और अपने बेटे के, जैसे कि किताब का कोई पन्ना फाड़ करके और फिर वो ये ना अक्षर मिला मिला करके वो पढ़ना सीखती थी। रात को रसोई में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती थी वो। तो इसमें ये देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हिंदू महिला विद्यालय जो कि 1875 में हुआ था स्थापित, उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर है। तो व्हेन गर्ल्स स्कूल में फर्स्ट सेटअप, जब गर्ल्स के स्कूल इनिशियली सेटअप किए गए थे 19th सेंचुरी में, तो ऐसा जनरली बिलीव किया जाता था कि करिकुलम जो है गर्ल्स के लिए, करिकुलम का मतलब होता है जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, मतलब स्कूल में आपको जो पढ़ाया जाता है वो आपका करिकुलम है। तो जब 1875 के टाइम पर या फिर 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के टाइम पर जब स्कूल खुलने लगे लड़कियों के लिए, तो ये ऐसा समझने लगे कि जो लड़कियों को जो पढ़ाया जाएगा ना वो लेस टैक्सिंग देन दैट फॉर बॉयज़, मतलब लड़कों से कुछ कम ही पढ़ाया जाएगा लड़कियों को, ऐसा सोचते थे लोग। हिंदू महिला विद्यालय वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड गर्ल्स विद अ काइंड ऑफ लर्निंग दैट वॉज यूजुअल फॉर बॉयज़ एट द टाइम। तो हिंदू महिला विद्यालय पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने लड़कियों को भी बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया, उन्हीं किताबों से उसी तरीके से पढ़ाया जैसे लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो इसमें आगे बताते हैं कि लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के बाद वाला जो टाइम था, काफ़ी सारे गर्ल्स जो हैं वो स्कूल्स, थोड़े काफ़ी सारे तो नहीं, थोड़े बहुत जाने लगे थे। काफ़ी स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए गए थे बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। ज्योतिराव फूले ने भी एक फूली माली कास्ट के थे, इनके बारे में भी देखेंगे। इन्होंने भी औरतों को पढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया था। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड, एरिस्टोक्रेटिक मतलब अमीर, आप समझ लीजिए, मुस्लिम हाउस होल्ड जो कि नॉर्थ इंडिया के होते थे, वुमेन को कुरान पढ़ना सिखाया जाता था अरबी भाषा में। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच। तो कुरान पढ़ना औरतों के द्वारा ही लड़कियों को सिखाया जाता था, बेसिकली अरबी भाषा उनको सिखाई जाती थी। सम रिफॉर्मर्स जैसे कि मुमताज़ अली इंटरप्रेट किया उन्होंने वर्सेस ऑफ कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो कुछ कुरान की ही लिखी हुई जो कायदे या फिर जो भी होते हैं, वर्सेस बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में, तो कुरान में जो कुछ लिखा गया था उससे ही इंटरप्रेट करके, उससे पढ़ करके बताया कि कुरान में ही लिखा गया है कि औरतों को पढ़ाया जाना चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी के बाद से उर्दू की नॉवेल्स भी लिखी जाने लगी, उपन्यास लिखे जाने लगे। इनमें से कुछ जो थे, दीज वर मेंट टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। तो उन किताबों में क्या लिखा जाता था कि भाई धर्म के बारे में पढ़ो और घर का काम कैसे कर सकते हैं, यही जो है विमेन पढ़ें। विमेन राइट अबाउट विमेन, अब औरतों ने भी औरतों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अर्ली 20th सेंचुरी आते आते जो मुस्लिम विमेन थी, जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग विमेन। तो बेगम ऑफ भोपाल जो थी, उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि भाई औरतें पढ़ सकें। उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स बनाए अलीगढ़ में लड़कियों के लिए। अनदर रिमार्केबल वुमन एक और थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन। उन्होंने स्टार्ट किया मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल्स पटना में और कलकत्ता में। ये देखिए, ये नाम ना आप लोगों को याद रखना है कि विमेन की एजुकेशन के लिए जो बेगम्स थी भोपाल की, उन्होंने काफ़ी काम किया। और बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना में या कलकत्ता में स्कूल्स खोले थे।
शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। तो रुकैया हुसैन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक करती थी, काफ़ी बुराइयां करती थी, जो कैसे आइडियाज़ होते थे दकियानूसी पुराने ख्यालातों की काफ़ी बुराइयां करती थी। आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन। तो वो कहती थी कि चाहे रिलीजियस लीडर, चाहे वो इस्लाम का हो, हिंदू धर्म का हो, क्रिश्चियनिटी किसी का भी हो, सब कहते हैं, सबका ये मानना है कि जो औरतें हैं वो नीची होती हैं। बाय 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। 1880s आते आते इंडियन वुमेन जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाने लगी, कॉलेजेस में जाने लगी। कुछ जो हैं वो ट्रेंड डॉक्टर्स भी बन गई, कुछ टीचर बन गई। सम वुमेन जो हैं उन्होंने लिखना शुरू करा और उनके आइडियाज़ जो हैं वो पब्लिश होने लगे। पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो औरतें खुद औरतों के बारे में लिखने लगी कि किस तरीके से औरतों की कंडीशन सोसाइटी में कितनी ज़्यादा ख़राब है। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पटना। तो ताराबाई शिंदे जो कि अपने घर पे ही पूना में उनको पढ़ाई लिखाई करवाई गई थी, उन्होंने एक पब्लिश करी किताब, इसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना मतलब स्त्री और पुरुष की तुलना के बारे में उन्होंने अ कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो इन्होंने, ताराबाई शिंदे ने लिखा था कि किस तरीके से मैन और वुमेन में डिफरेंस होता है और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ये। और पंडिता रमाबाई के बारे में अब देखते हैं। पंडिता रमाबाई एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की। स्कॉलर का मतलब उनको संस्कृत की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड वुमेन एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो इन्होंने ये समझा, ये देखा कि जो वुमेन की लाइफ है ना हिंदूज़ जो अपर क्लास की जो वुमेन है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने ये पाया कि विडोज़ जो हैं, she founded a widows home at Pune to provide shelters to widows who had been treated badly by their husbands' relatives। तो इन्होंने विधवाओं के लिए जैसे विधवा आश्रम बनाया, क्योंकि जो विधवा हो जाती है उनके रिलेटिव्स काफ़ी उनके साथ जैसे बुरा बर्ताव करने लगते हैं, तो एक विधवा आश्रम सा इन्होंने बनाया पंडिता रमाबाई ने। हेयर वुमेन वर ट्रेन सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। तो मतलब वुमेन को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वुमेन खुद को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके, मतलब अपना खर्चा पानी वो सब ना चला सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? देखिए, ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो पुरानी विचारधाराओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं जो पुराने समय से चलता आया है वही ठीक है, बदलाव की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या कहते थे? फॉर इंस्टेंस, मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। तो काफ़ी सारे हिंदू नेशनलिस्ट जो थे, जो मतलब अपने धर्म को और ज़्यादा मानते थे, वो ये कहते थे कि जो औरतें हैं वो वेस्टर्न कल्चर, ये जो यूरोप का कल्चर है इसको फॉलो कर रही हैं और ये जो हिंदू कल्चर है ना, हमारे देश का कल्चर है, ये ख़त्म हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। और ऑर्थोडॉक्स जो पुराने ख्यालों के मुसलमान थे उनको भी बड़ा दिक्कत होती थी और पुराने ख्याल के हिंदुओं को भी, मतलब हमारे देश के लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी वुमेन के घर से बाहर निकल कर पढ़ने से या काम करने से। As you can see, by the end of 19th century, women themselves were actively working for reform। women ने खुद ही रिफॉर्म के लिए, क्योंकि पढ़ लिख गई थी, तो रिफॉर्म के लिए, बदलाव के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने किताबें लिखी, मैगजीन्स को एडिट किया, स्कूल बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, वुमेन्स एसोसिएशंस बनाई, मतलब ताकि वुमेन की एम्पावरमेंट हो सके। अर्ली 20th सेंचुरी आते आते दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। तो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाए काफ़ी ज़्यादा और थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। फीमेल सफरेज का मतलब है कि आंदोलन करना शुरू कर दिया औरतों ने कि विमेन को भी वोट देने का अधिकार हो, पहले नहीं दिया जाता था, तो वोट देने का अधिकार हो विमेन को, इसके लिए भी ग्रुप्स वगैरह बनाए गए। एंड बेटर हेल्थ केयर, उनको हेल्थ केयर अच्छी मिले और एजुकेशन मिले विमेन को, इसके लिए भी काफ़ी काम किए गए। कुछ विमेन ने ज्वाइन करे काफ़ी सारे नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1920s। 1920 से तो बहुत ज़्यादा बाढ़ सी आ गई थी, काफ़ी सारे मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे और औरतों के लिए काफ़ी लोग काम कर भी रहे थे। इन द 20th सेंचुरी लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लेंड देयर सपोर्ट टू द डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी कहा कि भाई वुमेन को इक्वालिटी होनी चाहिए मैन के बराबर। नेशनलिस्ट लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। फुल सफरेज का मतलब है, सफर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वो सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट, सबको वोटिंग राइट मिलेगा, ऐसा हमारे देश के नेताओं ने कहा था आज़ादी के बाद, और हुआ भी ऐसा ही। जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन से हर एक वयस्क, एक एडल्ट के पास राइट टू वोट है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, आदमी हो, दैट डजंट मैटर्स, उसके पास वोट, राइट टू वोट है, वो इलेक्शंस में वोट दे सकता है, इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है या हो सकती है कोई भी, हाउएवर अगर वो इस देश के नागरिक है तो।
However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggles. तो उस समय पर ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ही ज़रा विमेंस भी काम करें. लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी कानून बनाए गए थे. अब देखिए, विद द ग्रोथ ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन राइटिंग ऑन दीज इश्यूज द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेंड स्ट्रेंथ. तो क्या हुआ था, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा बनाई जाने लगी थी, तो इनके मोमेंटम बढ़ गया, मतलब तेज़ी आ गई थी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स में, मतलब काफ़ी अच्छे काम औरतों के लिए होने लगे थे. पीपल चैलेंज्ड अनदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज. अब जो बाल विवाह होता था इसको भी मतलब रोकने की बात की गई. देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज. तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी कानून बनाए गए. 1929 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन. तो 1929 में, इससे पहले जो सती प्रथा को रोकने का एक्ट था और विडो रीमैरिज का एक्ट था, उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध हुआ था. पर 1929 आते आते जब चाइल्ड मैरिज को मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया तो उसमें ज़्यादा कोई विरोध नहीं हुए. इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी जिसकी उम्र 18 से कम है और कोई भी औरत जिसकी उम्र 16 से कम है वो शादी नहीं कर सकते. और बाद में आज के टाइम में क्या है, 21 साल का लड़का या फिर 18 साल की लड़की जो है शादी, इससे कम की एज के शादी नहीं कर सकते. और अब ये एज और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है. धीरे लॉ लाने की कोशिश की जा रही है कि 21 दोनों के लिए कर दी जाए, मतलब 21 ही वीमेन के लिए कर दी जाए और 21 ही मैन के लिए कर दी जाए शादी की. जिस तरीके के लॉज हो सकता है जल्दी ही आ जाएं. तो इस पिक्चर में ब्राइड देखिए, वो मतलब कितनी छोटी है और लड़का कितना बड़ा है ना. अब कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट और सोशल रिफॉर्म्स में किस तरीके से काम किए गए. तो सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट एंड इक्वालिटीज़. ये सारे रिफॉर्मर्स जो हैं इन्होंने धर्म में जो ये जातीय प्रथा है इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया. राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट. तो राजा राम मोहन रॉय को काफ़ी सारे भाषाओं का ज्ञान था ना, तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, मतलब एक लेख था, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया. उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो जाति प्रथा है ये ठीक नहीं है. The प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. तो प्रार्थना समाज एक मतलब जैसे कि आर्य समाज इस तरीके के प्रार्थना समाज भी था, तो उन्होंने कि भक्ति करो और स्पिरिचुअल इक्वालिटी होनी चाहिए. मतलब जो ये प्रार्थना समाज था ये कहता था कि हर कास्ट हर धर्म सब बराबर हो. बॉम्बे में द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट. बॉम्बे में परमहंस मंडली की भी स्थापना की गई 1840 में ताकि कास्ट को एबॉलिश कर दिया जाए. मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर कास्ट. तो ज़्यादातर ये जो रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई जा रही थी अपर कास्ट के लोग ही कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बना रहे थे. अफर इन सीक्रेट मीटिंग्स दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टेबूज ऑन फूड एंड टच इन एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रिजुडाइज इन देयर लाइफ. तो इसमें क्या होता था कि इनकी जो मीटिंग्स होती थी ना कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए, ये जो दूसरी जैसे कि कुछ अपर कास्ट होती है सो कॉल्ड हमारे देश में, कुछ लोगों को नीची कास्ट का माना जाता है, तो नीची कास्ट वाले ऊंची कास्ट वाले साथ मिलकर के बैठ के खाना खाते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाते थे. तो पहले ये सब टैबू था, मतलब ये सब करना बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था कि आप किसी दूसरी कास्ट के नीची कास्ट के पर्सन के साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा अपराध होता था पहले ज़माने में. तो ये लोग ये सब कस्टम्स को तोड़ने के लिए यही किया करते थे. और आज देखिए कास्ट सिस्टम काफ़ी हद तक काफ़ी कम हो चुका है, पहले के ज़माने से तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है. देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोशल ऑर्डर. तो काफ़ी सारे थे जो क्वेश्चन करते थे कि वह क्या है ये कास्ट ऑर्डर में. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन. तो क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होते हैं, तो देखिए ज़्यादातर जब अंग्रेज़ हमारे देश पे राज कर रहे थे तो वो क्रिश्चियन कंट्री है, तो वहाँ से काफ़ी सारे मिशनरीज आते थे. मिशनरीज जो बेसिकली क्या चाहते थे कि हमारे देश के लोग अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाएं. तो उन लोगों ने ट्राइबल बच्चों के लिए और लोअर कास्ट के चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स खोले और उनको काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह दिए गए, उनको पढ़ाया गया ताकि वो आगे बढ़ सके. एट द सेम टाइम पुअर बिगन लीविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर द जॉब. तो लोग अपने गाँव छोड़ करके जॉब ढूंढने के निकल पड़े. दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़. जो कि सिटीज़ में नई नई जॉब आ रही थी उसको जॉब पाने के लिए लोग गांव से शहरों की तरफ जाने लगे, फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे, जॉब्स म्यूनिसिपैलिटीज़ में लेने लगे. यू हैव रेड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो सिटीज़ हैं वो फैली थी. थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर दैट दिस क्रिएटेड. तो बड़े बड़े शहर बन रहे थे तो डिमांड लेबर की काफ़ी ज़्यादा आ रही थी. ड्रेन्स हैड टू बी डग. मतलब
ड्रेन्स का मतलब होता है जहाँ से पानी निकाला जा सके, उनको खोदना था। रोड्स बनानी थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, सिटी को साफ़ करना था। कूली, सामान ले जाने वाले, और ब्रिक लेयर जो होते हैं ना, मजदूर हो गए, स्वीपर, और पैलेंक्विन बियरर्स, पैलेंक्विन होता है पालकी, पालकी उठाने वाले, और काफ़ी सारे लेबर्स की ज़रूरत थी, रिक्शा पुलर्स वगैरह की। तो ये सब लेबर कहाँ से आएगा? ये सब लेबर जो गाँव के गरीब लोग होते थे वो छोटे छोटे शहरों में आ जाते थे। द पुअर फ्रॉम विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, बिगन मूविंग टू सिटीज़ वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। तो नई डिमांड थी लेबर की, तो काफ़ी सारे लोग आने लगे गाँव से, छोटे शहरों से। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, मॉरिशियस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। तो हमारे देश के काफ़ी सारे लोग असम वाले रीजन में गए, अलग अलग देशों में भी गए, जैसे मॉरिशियस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, काम करने के लिए। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वॉज often हार्ड। तो नए नए लोकेशंस पे काम करना जाकर के काफ़ी हार्ड होता था। But the poor, the people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold of upper caste landlords exercise over their lives and the daily humiliation they suffered। तो काफ़ी सारे जो लोग थे, जो लोअर कास्ट के थे, उनको अपने गाँव में तो बहुत ही बुरे उनके हालात थे, उनके साथ हमेशा बदतमीज़ी ही की जाती थी, ह्यूमिलिएशन, उनकी बेइज्जती की जाती थी अपर कास्ट के द्वारा। तो उनके लिए तो बढ़िया था कि भाई यहाँ से निकल करके शायद इज़्ज़त मिल जाए, थोड़ा काम मिल ही जाएगा। तो कूली शिप था, तो द कूली शिप नेम जॉन एलन कैरीड मैनी लेबरर्स टू मॉरिशियस वेयर दे। तो काफ़ी सारे कूली शिप मतलब काम करने वाले लोगों को मॉरिशस वगैरह हमारे देश से लेके जाया जाता था, और ज़्यादातर वो लो कास्ट के ही हुआ करते थे। यहाँ पर हु कुड प्रोड्यूस शूज़ कौन बना सकता था? लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच आर सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग। तो जो बूट मेकर्स थे, जो जूते बनाने वाले थे, आज जूते बनाने प्यूमा और ये सब है ना, इनकी तो बड़ी इज्जत होती है। पहले ज़माने में जो जूते बनाते थे वो कहते थे कि ये तो चमड़े से बनाते हैं, जानवरों को मार करके, और ये सब काम करते हैं। तो शू मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़रिए से देखा जाता था। तो मडिगास मेकिंग शूज़, तो आंध्र प्रदेश में जो शू बनाने वाली कम्युनिटी है उनको मदिगा कहते हैं। मदिगा वर एन इम्पॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश की, और they were experts at cleaning hides, tanning them for use and sewing sandals। तो मतलब जानवर की खाल उतारना, उसको साफ़ करना और उसको सिर करके सैंडल बनाना, इसमें ये जो मडिगास कास्ट है ना, ये आंध्र प्रदेश की काफ़ी पॉपुलर थी। तो देयर वर अदर जॉब्स टू, काफ़ी सारी और जॉब्स भी थी शहरों में, जैसे कि द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़। नंबर ऑफ माहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल फाउंड जॉब्स इन माहर रेजिमेंट। तो एक अंग्रेज़ों ने माहर रेजिमेंट बना दी उसमें, आर्मी में। तो माहर रेजिमेंट में काफ़ी सारे जो अनटचेबल समझे जाते थे उनको जॉब मिलने लगी। जो फादर थे बी आर अम्बेडकर के, वो लीडर थे दलित मूवमेंट के, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर, मतलब बी आर अम्बेडकर के फादर भी थे, वो भी मतलब इसके एक तरह से लीडर थे दलित मूवमेंट के। वो आर्मी स्कूल में पढ़ाया करते थे। अब देखिए, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू इनटू इवन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो अनटचेबल्स जिनको समझा जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, उनको स्कूल नहीं आने दिया जाता था। व्हेन सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर दैट राइट दे वर अलाउड टू सिट ऑन द वरांडा आउटसाइड द क्लासरूम। तो मतलब अनटचेबल्स को जिनको समझा जाता था उनको स्कूल भी नहीं जाने देते थे, और जब उन लोगों ने बहुत ही विद्रोह किया कि उनको भी स्कूल जाना है, तो उनको बरांडे में बिठा देते थे ताकि वो अपर कास्ट के बच्चों को छू करके उन्हें गंदा ना कर दें। इस तरीके की हमारे देश के लोगों की सोच थी। अब ये दुबले हैं पतले है ना। दुबलाज ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट। तो दुबलाज हैं, ये मैंगो लेकर के जा रहे हैं। दुबलाज लेबर फॉर अपर क्लास लैंडलॉर्ड्स, अपर क्लास लैंडलॉर्ड्स के लिए दुबलाज काम करते हैं। कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स एंड वर्किंग एट वेराइटी ऑफ ऑड जॉब्स एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस। तो लैंडलॉर्ड के घर पे भी ये दुबलाज काम करते हैं। गुजरात के पहले ज़माने में बहुत चलता था। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो डिमांड उठी कि भाई सबको समानता का अधिकार मिले, सबको न्याय मिले। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट begin ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो काफ़ी सारे लोग जो कि नॉन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं थे, उन कास्ट के अपर कास्ट के लोगों ने, लोअर कास्ट के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड उठाने लगे कि ये सब क्या चल रहा है भाई, क्यों ये सब बदतमीजियाँ चल रही हैं। सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में मतलब मध्य प्रदेश झारखंड वाले रीजन में घासीदास ने सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया था। हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो लेदर वर्कर्स, अभी हमने देखा था ना
आंध्र प्रदेश के गड्डी कास्ट के बारे में, वो लेदर वर्कर्स थे। तो लेदर वर्कर्स जो थे इनके लिए सतनामी मूवमेंट में काम किया गया घासीदास के द्वारा, ताकि उनका सोशल स्टेटस सही किया जा सके। अगर हम ईस्टर्न बंगाल की बात करें तो हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट वर्कड अमंग चंडाल कल्टिवेटर्स। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। तो हरिदास ने भी काफ़ी ज़्यादा अपोज किया कि जो ये ब्राह्मण क्या टेक्स्ट दिखाते हैं जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है। हरिदास क्वेश्चन किया इन्होंने भी। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरल अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियाज़ ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। तो अगर हम केरला की बात करें तो ये जो इजावा कास्ट को लो कास्ट समझा जाता था, इसमें निकल के आए श्री नारायण गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। उन्होंने जो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है अलग अलग कास्ट को और अलग अलग कास्ट के साथ खराब बर्ताव किया जाता है, उनको इसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके खिलाफ इन्होंने श्री नारायण गुरु ने विद्रोह किया। ये इजावा कास्ट के थे केरल के। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू सेम कास्ट। इनके अकॉर्डिंग सारे के सारी जो मानव जाति है वो एक ही कास्ट को बिलोंग करती है। वो क्या है? वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज ओरू जाति, ओरू मातम और ओरू दैवम, मतलब वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब ह्यूमन काइंड का एक ही कास्ट होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए और एक ही ईश्वर होना चाहिए। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु कम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग देम। तो ये सारे के सारे जो सेक्ट हैं, अलग अलग जो मूवमेंट्स चलाए गए, नॉन ब्राह्मण, ब्राह्मणों भाई वो तो टॉप पे, उन्होंने थोड़ा ना कुछ करना था। तो जो बाकी जिनके साथ गलत हो रहा था उन्होंने काफ़ी मूवमेंट चलाए। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। तो इन्होंने इस तरीके की कोशिशें की कि भाई जो सेल्फ एस्टीम है अपने लिए, अपनी कास्ट के लिए, अपने लोगों के लिए मन में इज्जत जगाने की कोशिश की इस तरीके के कास्ट मूवमेंट्स ने।